अकाल की हाल चाल गाइस, दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड you are having an amazing time at your places. I really wish you people and your family members the pink of your health. सबसे पहले आज के सेशन में to just remind you, वैसे आप सभी को पता होगा कि we have started this sprint course, जहां पर in a one shot video हम एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चिंता थी कि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, रिवीजन कैसे करें, या वो चैप्टर्स जो सेशन के शुरुआत में पढ़े थे वो भूल चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं, या कुछ क्वेश्चंस की जरूरत है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज ऑफ स्प्रिंट हम लोग वो सभी चैप्टर्स को, चाहे आपके कुछ कंसेप्ट्स वीक रह गए हो, कुछ कंसेप्ट्स ना समझ में आए हो, या उन चैप्टर्स को एक रिवीजन की जरूरत हो, तो एक हॉलिस्टिक वे में एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली हम लोग इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, ब्रशन अप करेंगे, थोड़ी सी पॉलिशिंग करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करने में हेल्प हो सके। सो एज यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज जिस चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी सिंपल वन एंड स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का द वेरी फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑफ इंडिया, हम लोग उसके साइज को, वर्ल्ड मैप में उसकी लोकेशन, उसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो टू क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू, या मुझे कहना चाहिए एन आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। देखिए आज के इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इंडिया का एक क्विक इंट्रोडक्शन एज पर द एनसीईआरटी, उसके बाद इंडियाज लोकेशन एंड इट्स साइज, एंड देन इंडियाज कनेक्ट विद द वर्ल्ड, विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। So this is what we are going to talk about, we are going to revise in this session about the chapter. तो सबसे पहले to give you a quick introduction, देखिए जब भी इंडिया की बात होती है हम अक्सर कहते हैं कि we are amongst the ancient civilizations, the oldest civilizations in the world. Of course we are not the oldest but one of the oldest. तो ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा, we are one of the ancient civilizations in the world. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 4 सभ्यताएं, 4 सिविलाइजेशंस सबसे पुरानी मानी जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं। तो वी आर अमंगस्ट द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी मेसोपोटामियन, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम देयर आज आप इंडिया को जहां देख सकते हैं, वी हैव डन अ रिमार्केबल प्रोग्रेस, और एक या दो फील्ड्स में नहीं, अलग अलग फील्ड्स में, in different realms, in different sectors, in different regions, we have done a great progress. We have shown a remarkable progress in the international community of the world. आज आप चाहे एग्रीकल्चर की बात कीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कीजिए, साइंस एंड टेक की बात कीजिए, स्पोर्ट्स की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, इंडियन इकोनॉमी की बात कीजिए, we are definitely one of the fastest developing countries in the world. Despite of the fact कि यहाँ की population इतनी ज्यादा है कि रिसोर्सेज कम लगने लगते हैं, बट वी हैव डन अ ग्रेट प्रोग्रेस। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये वाला, दिस पॉइंट, दैट वी आर वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। समझ में आया? तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करनी हो, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन कहता है, इन विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया लाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी सिंपल, इंडिया लाइज इन एशिया। ऑलराइट, इंडिया इज एन एशियन कंट्री। तो ध्यान रहेगा आपको, दिस इज द राइट आंसर, इंडिया लाइज इन एशिया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। विच सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड
as the oldest civilization in the world. दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, हड़प्पन एंड चाइनीज. ये चारों सिविलाइजेशंस में से सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? तो आई एम रियली श्योर ये भी बहुत सिंपल है और आप लोगों को पता ही होगा, अभी हमने बात की है. सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. Mesopotamian civilization is considered as the oldest civilization in the world. ठीक है, इसमें काफी बार बच्चे लिख देते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है. तो ये ध्यान रखिएगा, द ओल्डेस्ट वन इज मेसोपोटामियन. चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया. लेट्स टॉक अबाउट दिस. जब भी हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं, इंडिया की लोकेशन देखिए, बड़े आराम से इंडिया पहचान में आता है ऑन अ वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी पर्टिकुलर ट्रायंगुलर शेप. ये जो इंडिया का ट्रायंगुलर शेप है ये वाला, इसकी वजह से इंडिया को वर्ल्ड मैप में रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. लेकिन अब क्योंकि हम लोग क्लास 5-6 में नहीं है, थोड़ा सा वी नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट इंडियाज लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप. क्योंकि एग्जाम में भी अक्सर इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात कर लेते हैं. मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से भी है तो जब हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उत्तरी गोलार्ध, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर के ऊपर है. अब अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, द इंडियन मेनलैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 8 degrees 4 minutes north and all the way goes to 37 degrees 6 minutes north. एक बार ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं थोड़ा सा आपको मैप की हेल्प से दिखाने की कोशिश करता हूं. सो दिस इज 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो द इंडियन मेनलैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. प्लीज इसे मैप पर देखिएगा. (68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडियन मेनलैंड का. व्हेन वी से मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब मैं यहां पर आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड्स या अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अब यहां पर जनरली जो डाउट रहता है बच्चों को वो ये रहता है कि जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, हमने यहां पर सिर्फ नॉर्थ लिया, साउथ नहीं लिया, और यहां पर वी हैव टेकन ओनली ईस्ट, व्हाई नॉट वेस्ट? आप कहेंगे कि सर ये ईस्ट है, इसको तो हम वेस्टर्न इंडिया बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडिया है, इसको तो हम साउथ इंडिया बोलते हैं. तो अगर ये साउथ इंडिया है तो यहां पर आप नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? व्हाई वी आर सेइंग 8 degrees 4 minutes नॉर्थ? ये नॉर्थ थोड़ी है, ये तो साउथ है. ये इस तरह का डाउट बहुत कॉमनली उठता है. देखिए बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है. लैटिट्यूड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने अक्सर कहा है कि इंडिया, जैसे अभी हमने कहा था, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर का मतलब होता है 0 degrees, भूमध्य रेखा, इक्वेटर इज 0 degrees. उसके ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं दे आर ऑफ नॉर्थ, वो सारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं. फ्रॉम 0 degree ऑल द वे टू 90 degrees नॉर्थ, जिसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं, ये सारे नॉर्थ के लैटिट्यूड्स हैं. तो इंडिया क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर है, तो इंडिया के लैटिट्यूड्स नॉर्थ के लैटिट्यूड्स हैं, साउथ के नहीं. सिमिलरली जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, उसके लिए जो रेफरेंस लिया गया है दैट इज जीएमटी, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड, वो 0 degrees पर है और हम उसके ईस्ट में हैं. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल या जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां पर है 0 degrees. इंडिया लाइज टूवर्ड्स ईस्ट, इंडिया ईस्ट में है. और जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, मान लीजिए दिस इज एट 0 degree अगेन, इंडिया लाइज
इन द नॉर्थ। इसीलिए इंडिया के लैटिट्यूड्स नॉर्थ के हैं और इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट के हैं। इंडिया इस क्वाड्रेंट में है, above the equator and to the east of GMT। समझ रहे हो? सो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया के लैटिट्यूड्स कहां से कहां तक है रेंज। सो इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। ये इंडियन मेनलैंड का एक्सटेंट है लैटिट्यूड्स का। और जब आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट ऑल द वे टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदर देन दिस, इंडिया के बीच में से ऑलमोस्ट टू द सेंटर ऑफ द कंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करती है और इस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैल्यू है 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए जरा, ये देखिए, ये है वो लैटिट्यूड, इसकी वैल्यू है 23 डिग्रीज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। ये लैटिट्यूड इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए ऑलमोस्ट इसलिए कहना है क्योंकि ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, ये ज्योग्राफिकल फिगर है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इसी के बेसिस पे हम जनरली कह देते हैं कि ये नॉर्दर्न इंडिया है और ये सदर्न इंडिया है। जनरली इसी के बेसिस पे, इसी को रेफरेंस मानते हुए हम ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, ऑलराइट। तो इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ध्यान रहेगा, ये बहुत सिंपल है। नाउ अदर देन दिस, इंडियन मेनलैंड के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इंडियन मेनलैंड, हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। दीज ग्रुप्स बिलोंग टू इंडिया। पहला है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखें जरा, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहां पर है? इन द अरेबियन सी। द फर्स्ट वन इज लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दैट इज इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप, द्वीप मींस आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी। और दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट इज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन अ गिवन वर्ल्ड मैप। तो इंडिया कहां पर है? पहली बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। ये पता होना चाहिए। कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितनी वैल्यू है? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। सिंपल है। अदर देन इंडियन मेनलैंड 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडियाज लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। अब इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट साइज ऑफ द कंट्री, इंडियाज साइज, अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो मैं मानता हूं कि ये जो गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसी चीज हैं जो थोड़ा बहुत आपको याद ही करना पड़ता है, बट स्टिल थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। अब इंडिया की जब हम बात करते हैं, देखिए अक्सर हमने और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये कैसे है देखिएगा। इंडिया का जो टोटल एरिया है, द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इंडिया का, इस लैंड मास का एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ दिस इज
2.4% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया का लगभग 2.5% है। 2.4%, नॉट अ स्मॉल नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया की जमीन का 2.5% हमारे पास है। इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर। टू बी प्रिसाइज, 2.4% of the entire world's geographical area is with India, and that makes India 7th largest in the world in terms of its area. 7th largest in terms of area, ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, एरिया के टर्म्स में बात हो रही है। इन टर्म्स ऑफ एरिया वी आर 7th largest in the world. अब ये जो इंडियन मेन लैंड आप देख रहे हैं, या ये दो आइलैंड ग्रुप्स आप देख रहे हैं, इनको लेकर दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट है। पहली है इंडिया की टोटल लेंथ ऑफ इट्स लैंड बाउंड्री। मैं एक बार रेफरेंस के लिए आपको समझाता हूं, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको बहुत ही रफली ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको प्लीज देखिएगा। आई एम ट्राइंग टू ट्रेस दिस वेरी रफली, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है। Yes. ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये है इंडिया की लैंड बाउंड्री, ठीक है। जमीनी सरहद की बात हो रही है, लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, ये है इंडिया की लैंड बाउंड्री। ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, अब इस लैंड बाउंड्री की टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स। कैन यू सी दिस? प्लीज देखिएगा, ये 15,200 किलोमीटर्स, दिस इज द लेंथ ऑफ इंडिया टोटल लैंड बाउंड्री, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, इंडिया की कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन देखिएगा प्लीज, अगेन आई एम ट्राइंग टू ट्रेस दिस वेरी रफली। ये देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर से ट्रेस किया है, दिस इज द कोस्ट लाइन। अब इसके अंदर मैं दो चीजें और इंक्लूड करूंगा। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि वी हैव टू आइलैंड ग्रुप्स, वन इज लक्षद्वीप एंड द अदर वन इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, दैट इज इंडियाज टोटल कोस्ट लाइन, और इस कोस्ट लाइन की लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स एंड द लेंथ ऑफ इंडियाज टोटल कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर्स। ये दो फिगर्स आपको पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, प्लीज हैव अ लुक, एक बार देखिएगा प्लीज। इसी मैप पे एक बार वापस आते हैं। ये दो बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, बट जस्ट टू ऐड इन योर नॉलेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं से भी हम कोई ऐसा पॉइंट मिस करें जो एग्जाम में निकल कर आ जाए। इंडियन मेनलैंड की अगर आप बात करते हैं, तो यहां पर दो चीजें हैं, प्लीज हैव अ लुक। पहला है इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इंडियन मेनलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को सदर्न मोस्ट पॉइंट से अगर हम जोड़ें विद अ स्ट्रेट लाइन, तो कितना डिस्टेंस है? दैट इज 3214 किलोमीटर्स, 3214, 3214 किलोमीटर्स। ये है इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, इसकी वैल्यू है 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। ये है इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। तो ये दो वैल्यूज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर कुछ मैं रिवाइज करवा देता हूं, चिंता की बात नहीं है। लेट्स गो थ्रू अ क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज 2.4% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, एंड दैट मेक्स इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। उसके बाद हमने कहा था इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स, 15,200।
और इसकी जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7516.6 किलोमीटर्स, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने दो वैल्यूज की बात और की। हमने कहा था इंडियन मेनलैंड का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है दैट इज 3214 किलोमीटर्स, और इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है दैट इज 2933 किलोमीटर्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडियाज साइज एंड इट्स लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है और ये काफी सिंपल भी है। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, एंड दैट इज अबाउट इंडियाज टाइम। टाइम जोन, या ये वर्ड आपने पहले सुना होगा। देखिए पूरी दुनिया में टाइम एक सा नहीं है। हम लोगों ने रेफरेंस के लिए एक टाइम जोन लिया है दैट इज जीएमटी, जिसकी बात मैं पहले भी कर रहा था, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह का नाम है, उसको हमने 0 डिग्रीज अज्यूम किया है, माना है कि ये 0 डिग्रीज पर है, और उसी ग्रीनविच के रेफरेंस में किसी भी कंट्री का टाइम जोन डिसाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए जब हम इंडियन टाइम जोन की बात करते हैं, हम अक्सर लिखते हैं IST। हम अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं IST, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसके लिए हम लिखते हैं दिस इज GMT प्लस 530। ये अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा या अक्सर आपने सुना होगा कि हम लोग इंडियन टाइम जोन को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं GMT प्लस 530। अब इसका क्या मतलब है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच में जो भी समय हुआ है उसमें 5.5 घंटे आप जोड़ लीजिए, आगे कर लीजिए, वही टाइम इंडिया में हुआ होगा। यानी अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो इंडिया में शाम को 5:30 बजे होंगे। अगर ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा है तो इंडिया में शाम के 6:30 बजे होंगे, 6:30। समझ रहे हो? तो ये एक रेफरेंस की तरह यूज होता है। हमने ये मान लिया है कि ये रेफरेंस है, ये 0 डिग्रीज पर है। किसी भी कंट्री का टाइम इसके बेसिस पे डिसाइड होगा, या तो किसी भी कंट्री का टाइम GMT से कुछ पीछे होगा या GMT से कुछ आगे होगा। अब ये टाइम जोन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जब भी हम इंडियन मेनलैंड को देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एंटिटीज इन द वर्ल्ड। मैं अक्सर कहता हूं कि फ्रॉम हिमालयाज टू इंडियन ओशन, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अटक टू कटक, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू गारो खासी जयंतिया, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एंटिटीज इन द वर्ल्ड। अब जब ये इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एंटिटी है, इतनी बड़ी सरजमी है, तो कहीं ना कहीं इसके टाइम कैलकुलेट करने में कुछ इशू रहेगा। अब प्रैक्टिकली कैसे दिक्कत आती है वो देखिएगा। अगर आप इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, देखिए टाइम जोन को कैलकुलेट करने में लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प होती है। हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टाइम। यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का फर्क है। एक बार देखिएगा, मैं आपको रेफरेंस के लिए वो स्लाइड दिखाता हूं जिस पे हम बात कर रहे थे। देखिए, यही स्लाइड थी। हमने कहा था 68 डिग्रीज से 97 डिग्रीज, ये ऑलमोस्ट 29 डिग्रीज का फर्क है। 68 से 97, देखिए एक बार, यहां पर 68 डिग्रीज है और यहां पर 97 डिग्रीज है। डिफरेंस कितना हुआ? ऑलमोस्ट 29 डिग्रीज का, है ना। या चलिए राउंड ऑफ 30 मान लेते हैं एक बार। वैसे डिफरेंस हुआ 29 डिग्रीज का, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ मान लेते हैं 30 डिग्रीज, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, पूरी दुनिया का आप अगर एक राउंड लगाएंगे दैट इज 360 डिग्रीज। पूरी दुनिया का एक राउंड लगाइए 360 डिग्रीज, और अगर एक राउंड लगाएंगे तो एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अगर आप 1 डिग्री आगे या पीछे करते हैं तो 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। अगर आप 1 डिग्री आगे होते हैं तो टाइम 4 मिनट आगे हो जाएगा, और 1 डिग्री पीछे जाते हैं तो टाइम 4 मिनट पीछे आ जाएगा। दैट विल बी द डिफरेंस।
फॉर 1 डिग्री। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कितना फर्क है? हमने कहा ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज। इफ 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स, 30 degrees equals to 30 multiplied by 4, which is 120 minutes, and 120 minutes means almost 2 hours, लगभग 2 घंटे का टाइम लैग है। और यही यहां पर बात लिखी गई है, यहां पर साफ लिखा गया है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट 2 hours, लगभग 2 घंटे का टाइम लैग है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, लगभग 2 घंटे का टाइम लैग है। अब प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकली इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए आप यहां अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, आप यहां पर रह रहे हैं और सुबह 5:30 बजे 5:30 आपको सनराइज दिखाई दे गया, या मान लीजिए 5 o'clock इन द मॉर्निंग आपको वहां पर सनराइज दिखा। द सेम डे वही सनराइज गुजरात में रहने वाले व्यक्ति को 2 घंटे के बाद दिखाई देगा। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट 2 hours, 2 घंटे का टाइम लैग है। एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज्यादा विड्थ है। आप लॉन्गिट्यूडनली जितना दूर जाएंगे उतना ही टाइम लैग बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हर स्टेट का अपना टाइम जोन होगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर राजस्थान का अपना टाइम जोन हो, यूपी का अपना टाइम जोन हो, बंगाल का अपना टाइम जोन हो, असम का अपना टाइम जोन हो, तो बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद इन द सेम कंट्री एंड म्यूचुअली इंटरैक्ट। एक स्टेट में 12 बजे होंगे, एक स्टेट में 5 बजे होंगे, एक स्टेट में 12:15 होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो टू अवॉइड दिस इन द रियल वर्ल्ड हमने ये डिसाइड किया कि पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे व्हिच विल बी कॉल्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस स्टैंडर्ड टाइम को रेफरेंस देने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया। वी डिसाइडेड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड इसकी वैल्यू है 82.5 डिग्रीज ईस्ट। स्टैंडर्ड meridian of India 82.5 degrees east, it passes through UP। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्रीज ईस्ट, ये एक लॉन्गिट्यूड है। हमने इंडिया के लिए इसे रेफरेंस लिया है कि यहां पर जो भी वक्त होगा, यहां पर जो भी टाइम होगा वो पूरे कंट्री में सेम होगा। वी हैव टेकन दिस एज अ रेफरेंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट। All right, it passes through UP, Mirzapur. ठीक है, it is taken as a time reference, it's taken as a standard time for the entire country, for the whole country. ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको कि 1 डिग्री का चेंज it brings a difference of 4 minutes। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, 2 घंटे का टाइम लैग है। तो जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स चेंज होने की वजह से टाइम चेंज होता है। ठीक है, और जब आप लैटिट्यूड्स चेंज करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में चेंज हो जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे देखिएगा। जब लैटिट्यूड्स में चेंज होता है तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में बदलाव आता है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर लिविंग इन नॉर्दर्न इंडिया, आप कश्मीर में रह रहे हैं या हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन in the duration of day and night, but that is not felt the same if you are living in South India, जैसे केरल, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, I'll talk in few minutes जब मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आऊंगा। बट आई रियली होप कि यहां तक चीजें काफी क्लियर है। ठीक है, तो जस्ट टू रिफ्रेश योर कंसेप्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप भी एनालाइज कर सके कि कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस वन बाय वन क्विकली। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। बहुत सिंपल है, हमने कहा था एक लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। व्हाट वाज दैट? ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। आपके ऑप्शंस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। कम ऑन, बी क्विक, सोचिए जरा। बहुत सिंपल आंसर था इसका।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, इनमें से कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो बराबर हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? एंड मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा. द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस विल बी द राइट आंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सही जवाब है. ठीक है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू थी 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ. इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. 2 इक्वल पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन. इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया था, है ना, मान लीजिए ऐसे इंडिया है, सिर्फ समझने के लिए. तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है, क्या वैल्यूज थी? आपके ऑप्शंस हैं 4 डिग्रीज 5 मिनट्स नॉर्थ टू 30 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ to 37 degrees 6 minutes north, 4 degrees 5 minutes south to 30 degrees 6 minutes south, 8 degrees 4 minutes south to 37 degrees 6 minutes south. चलिए क्विकली ट्राई टू डू इट. करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि जब हम इंडिया के लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे, हमने यहां पर एक वैल्यू देखी थी, हमने यहां पर भी एक वैल्यू रखी थी. वो वैल्यूज क्या थी? ये 4 ऑप्शंस है. अगर आपको डायरेक्शन भी याद है, नॉर्थ होगा या साउथ, तो 4 में से 2 ऑप्शंस तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे. मैंने आपको बताया था कि वाई हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही ले रहे हैं. अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि हम साउथ नहीं लिख रहे हैं, हम इंडियन लैटिट्यूड्स के लिए नॉर्थ लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. याद है ना, मैंने कहा था कि ये अर्थ है और इक्वेटर है 0 डिग्रीज पर, इंडिया इसके ऊपर है. दैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं. तो लास्ट के 2 ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए, आप इनको तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं. 2 ऑप्शंस बचते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. क्वाइट सिंपल, आसान है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरी लाइज इन द अरेबियन सी. इंडिया का कौन सा द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अरब सागर में है, अरेबियन सी में है? तो ही आइलैंड ग्रुप्स तो हमारे पास हैं, पहले तो वही क्लियर है. अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं वैसे, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, हवाईन आइलैंड्स और गैलापागोस आइलैंड्स. ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं. 2 ऑप्शंस तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि इंडिया के पास 2 ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक तो अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप. तो 2 ऑप्शंस तो सीधे सीधे बाहर हो गए. डायरेक्टली हम 2 ऑप्शंस तो बाहर कर सकते हैं कि हवाईन आइलैंड्स नहीं होगा और गैलापागोस आइलैंड्स नहीं होगा. अब बचते हैं 2 ऑप्शंस. तो प्लीज रिमेंबर, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर हम अरेबियन सी की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट अरेबियन सी, वेस्ट में है अरेबियन सी, अरब सागर, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी. तो बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. जब हम अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल. लेकिन लक्षद्वीप आइलैंड्स, which is the right answer for the question, लक्षद्वीप आइलैंड्स lie in Arabian Sea. ये अरब सागर में है. This will be the right answer. Just have a look. So for the question, Lakshadweep Islands
विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इसकी क्या वैल्यू है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, हाँ, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बहुत सिंपल हैं। 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 4.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स या 5.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इट इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये एक क्वेश्चन है जो फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा सही आंसर। जस्ट हैव अ लुक और सोचिए, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? याद आ रहा है? चारों ऑप्शंस को देखिए। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सिंपल, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमने कहा था कि इंडिया के लिए, इंडिया के टाइम जोन के लिए, आईएसटी के लिए हमने जिस लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस लिया है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसकी वैल्यू क्या है? अब आपके ऑप्शंस हैं 97 डिग्रीज 25 मिनट्स वेस्ट, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स वेस्ट, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द राइट आंसर? सोचिए जरा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के वैल्यू क्या है? फिर कह रहा हूं, अगर आपको डायरेक्शन भी याद है तो 4 में से 2 ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट कर जाओगे। ये 4 ऑप्शंस हैं, याद कीजिए। जब हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, या जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड है जिसको हम 0 डिग्रीज कहते हैं, इंडिया उसके ईस्ट में है। इसीलिए वेस्ट वाले ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हैं। इन 2 ऑप्शंस को तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर कर सकते हैं विदाउट एनी सेकेंड थॉट, है ना। अब बचते हैं 2 ऑप्शंस, तो ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वाइट सिंपल। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वैल्यू है 82.5 डिग्रीज ईस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन पेपर की जरूरत है। सो प्लीज इफ यू डोंट हैव राइट नाउ, अपना पेन पेपर ले लीजिए। इसमें लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आई हेल्प यू आउट, आई हेल्प यू आउट, मिलके करेंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन समझिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द लोकल टाइम एट वाराणसी, if the local time at Varanasi situated at 83 degrees east is 11 PM, रात के 11 बजे हैं, कहां पर? वाराणसी में। वाराणसी कहां पर है? 83 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। अगर यहां पर रात के 11 बजे हैं, what will be the local time at Kibithu which is at 97 degrees east and Jodhpur which is at 73 degrees east. अब इस क्वेश्चन में टू जस्ट हेल्प यू आउट, ये जो जगह के नाम दिए हैं ना, वाराणसी, किबिथु, जोधपुर, जगहों के नाम में मत उलझिएगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा दी हुई वैल्यूज से। जगह का नाम कुछ भी आ सकता है, दिल्ली आ सकता है, पटना आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी और कंट्री का भी नाम हो सकता है। तो जो नाम दिया गया है आपको उस पर नहीं जाना है। दैट इज जस्ट टू मेक द क्वेश्चन लुक मोर रियलिस्टिक। वो क्वेश्चन ज्यादा रियल लगे, ज्यादा रिलेटेबल लगे, इसलिए जगह का नाम जोड़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होगा विद द गिवन वैल्यूज। अब थोड़ा सा कंसेप्ट पर आइएगा। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है वो ये क्वेश्चन कर जाएगा, और जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो लग जाएगा, वो ये क्वेश्चन छोड़ ही देगा कि यार ये न्यूमेरिकल कहां से आ गया ज्योग्राफी के अंदर।
और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन के मार्क्स ले जाएगा। अब समझिएगा, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, 1 डिग्री का जो फर्क है वो 4 मिनट का डिफरेंस लेके आता है, 4 मिनट्स। ये सिंबल मिनट्स का होता है, ठीक है, 4 मिनट्स। आप चाहें तो मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, दिस इज फॉर मिनट्स, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री का इक्विवेलेंट है 4 मिनट्स, ठीक है। प्लीज समझिएगा, अगर ये अर्थ है और ये 0 डिग्रीज है, दिस इज 0 डिग्री, अगर आप ईस्ट में जाएंगे, इफ यू विल गो इन द ईस्ट, तो टाइम बढ़ता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, टाइम ऐड होगा। और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कम होगा, माइनस होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर आप 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, ऐड होगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम नेगेटिव में जाएगा, कम होगा, ठीक है। अब समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है, ये समझिएगा, और जिन लोगों को सॉल्व करना आता है वो प्लीज सॉल्व करें। विल मैच द आंसर कि आपने सही किया है या नहीं किया है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट। सबसे पहले पहली लोकेशन ले लीजिए किबिथु, ठीक है। जो वाराणसी है वो 83 डिग्रीज पर है, वाराणसी इज एट 83 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है। आपको 83 डिग्रीज से कहां जाना है, 97 डिग्रीज पर। आप 83 डिग्रीज पर खड़े हैं और आपको 97 डिग्रीज पर जाना है। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 97 माइनस 83, 14 डिग्रीज का फर्क है। हमने कहा कि 1 डिग्री का फर्क आता है 4 मिनट्स का, तो अगर आप 14 डिग्रीज आगे जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 56 मिनट्स। 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट्स, तो 14 डिग्रीज का मतलब है 56 मिनट्स, ठीक है। एक बार इसको छोड़ दीजिए। दूसरा पार्ट, आप 83 डिग्रीज पर खड़े हैं और आपको कहां जाना है, 73 डिग्रीज ईस्ट, यानी कि इस तरफ आना है, 73 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है। आपको 10 माइनस की तरफ आना है, डिफरेंस कितना है, -10, -10 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 4, इट इज -40 मिनट्स। अब ये मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि यहां पर तो टाइम ऐड करना है, वहां पर टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप किबिथु की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस नोन एज किबिथु, किबिथु, तो किबिथु में क्या टाइम होगा, रात के 11 बजे थे वाराणसी में, 11 बजे थे, इस 11 में आप 56 मिनट्स जोड़ दीजिए। रात के 11 बजे थे वाराणसी में, इसमें 56 मिनट्स ऐड कर दीजिए, टाइम हो जाएगा 11:56, 11:56 PM। दिस विल बी द टाइम इन किबिथु। ये पहला पार्ट है। दूसरा है जोधपुर का पार्ट। जोधपुर में क्या होगा देखिए जरा, व्हेन वी टॉक अबाउट जोधपुर, वाराणसी में कितने बजे थे, रात के 11, इस 11 में से आपको 40 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, 11 में 40 मिनट कम कर दीजिए, द टाइम विल बी 10:20 PM, 10:20, 10:20 PM। 11:56 PM किबिथु का टाइम है, जोधपुर का होगा 10:20 PM। अब देखिए ऑप्शंस, अब ऑप्शंस को देखिए, पहले सॉल्व कर लिया, नाउ लुक एट द ऑप्शंस एंड यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं 11:56 PM किबिथु एंड 10:20 PM जोधपुर। दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन में दो ही कंसेप्ट लग रहे हैं। पहला कंसेप्ट है 1 डिग्रीज ब्रिंग्स अ चेंज ऑफ 4 मिनट्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अर्थ वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट है अर्थ वाला कि अगर ये 0 डिग्रीज है, अगर ये 0 डिग्रीज है और आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, दिस इज 0 डिग्री, अगर आप टुवर्ड्स ईस्ट जाते हैं तो टाइम बढ़ेगा, ऐड होगा, और अगर आप टुवर्ड्स वेस्ट जाते हैं तो टाइम कम होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस। यही दो कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, समझ रहे? तो फॉर दिस ऑप्शन सी विल बी राइट। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था विल कम टू दिस इन फ्यू मिनट्स, ये वो क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाई डू द डेज एंड नाइट्स, व्हाई डू द डेज एंड नाइट्स ऑलमोस्ट इक्वल, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स इज ऑलमोस्ट इक्वल एट कन्याकुमारी, बट दैट्स नॉट द केस इन कश्मीर, दैट्स नॉट द केस इन श्रीनगर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आप कन्याकुमारी में हैं या टुवर्ड्स साउथ इंडिया है, वहां पर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, जितना लंबा दिन उतनी लंबी रात। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स हिमाचल, टुवर्ड्स पंजाब, टुवर्ड्स कश्मीर, वहां पर ऐसा नहीं है। गर्मियों में आप देखेंगे दे हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और विंटर्स में उल्टा हो जाएगा, शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, है ना? रात लंबिया 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 वे, वो सर्दियों का गाना है। तो वो क्यों हो रहा है? देखिए बहुत सिंपल है, ये एक फैक्ट है और आप जानते भी हैं कि इक्वेटर पर सन की डायरेक्ट रेज आती है ना? जो अर्थ है वो स्क्वायर नहीं है, वो क्यूब नहीं है, वो स्फेयर है। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, इसलिए पूरी अर्थ पे एक जितना सनलाइट नहीं जाता है। अगर आप इक्वेटर के बहुत नजदीक हैं तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल रहेगा। आप जैसे ही इक्वेटर से दूर जाने लगेंगे, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट विल चेंज, इट विल वेरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कन्याकुमारी की जब हम बात करते हैं, कन्याकुमारी सदर्न इंडिया में है, इट्स ऑलमोस्ट द सदर्न पॉइंट, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। ये इक्वेटर के बहुत नजदीक है, इट लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। ये जगह इक्वेटर के जितना नजदीक होगी उतना ही ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट भी बराबर होगा। बट ऑन दी अदर हैंड, आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाना शुरू होंगे, वेदर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ, आप जब इक्वेटर के दूर जाएंगे, यू विल रियलाइज कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर वेरिंग, ये चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं? आप चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाइए या साउथ पोल की तरफ जाइए, आप इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, दिन और रात का जो ड्यूरेशन है ये वेरी करेगा। गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी, सर्दियों में दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, है ना? यही मैंने कहा ना, इक्वेटर पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इट फॉल्स डायरेक्ट ओवर द एरियाज विच आर नियर इक्वेटर, इसलिए वहां पर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट। लेकिन if you will start moving away from equator, there will be a huge variation in the duration of day and night. तो एग्जाम में दोनों तरह से पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछेगा कि कन्याकुमारी पर डे एंड नाइट्स का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है, या उल्टा पूछ लेगा कि श्रीनगर में डे एंड नाइट्स का ड्यूरेशन में बहुत वेरिएशन होता है क्यों। आंसर एक ही है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो रेफरेंस लेगा कन्याकुमारी को या रेफरेंस ले लेगा श्रीनगर को, इसके अलावा नहीं पूछेगा। आंसर एक ही रहेगा इसका कि इक्वेटर पर आप जितना नजदीक हैं इक्वेटर के, उतना ही ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बराबर रहेंगे, क्योंकि सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। बट द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम इक्वेटर, ईदर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ, देयर विल बी अ ह्यूज वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the next topic, a very important topic of this chapter. ये बड़ा अच्छा टॉपिक है।
and that is India and the world. अब देखिए, जब भी हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में पीछे जाते हैं, when we rewind our tapes, when we go back in history, we realize कि इंडिया का हमेशा से ही एक कनेक्ट रहा है विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव गॉट एविडेंसेस, हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि बहुत पुराने समय से, बहुत ही एंशियंट टाइम से, है ना, बहुत ही पूर्वकालीन अगर हम कुछ इतिहास को पढ़ते हैं, तो इंडिया ऑलवेज हैड अ कनेक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के दूसरे हिस्सों से हमेशा से ही हम कनेक्टेड थे. अगर आप इंडिया की लोकेशन को देखेंगे, अगर हम सिर्फ एशिया की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ एशिया की बात करते हैं, यू विल रियलाइज कि इंडिया हैज अ वेरी सेंट्रल लोकेशन. इंडिया की एक बहुत सेंट्रल लोकेशन है. एक तरफ है ईस्ट एशिया, जहां पे हम कहते हैं चाइना, जापान, कोरिया. एक तरफ है वेस्ट एशिया, जिसको हम अरब वर्ल्ड कहते हैं. इंडिया का एक बहुत सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल. एक तरफ है ईस्ट एशिया, एक तरफ है वेस्ट एशिया. और अगर आप एशिया में नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं, इंडिया लाइज इन साउथ एशिया. ये साउथ एशिया है. अगर ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो इंडिया सेंटर है. एक तरफ है ईस्ट एशिया, एक तरफ है वेस्ट एशिया. और नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, एशिया में इंडिया लाइज इन साउथ एशिया. इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है ना. आप ध्यान से देखेंगे, इट रियलाइजेस इंडिया प्रोट्रूड्स आउट इन द इंडियन ओशन. देखने पर ही मालूम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये इंडियन ओशन के अंदर जा रहा है. इट इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द लैंड एंड गोइंग इनटू द इंडियन ओशन, ये वाला पार्ट. तो इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री. ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस. इट प्रोट्रूड्स आउट इनटू द इंडियन ओशन, ये ध्यान रखिएगा. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इंडिया की लोकेशन देख सकते हैं. इंडिया या स्पेशली ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये वाला जो पार्ट है, ये डेक्कन पेनिनसुला, इस वजह से हम अक्सर कहते हैं ना पेनिनसुला, प्रायद्वीप, यानी इंडिया तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है. इंडियन लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड्स. इस वजह से हमेशा से ही वी हैड अ ग्रेट कनेक्ट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर चाहे वो वेस्ट एशिया हो, फिर चाहे वो अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका हो, ये चाहे ईस्ट एशिया हो, टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया हो, टुवर्ड्स यूरोप हो, हमारा हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कनेक्ट रहा है विद द वर्ल्ड. यही बात यहां लिखी गई है. दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमें जोड़ती है इंडिया की कोस्ट लाइन, ये इंडियन ओशन. आप देखिए ना, इस इंडियन ओशन में ऐसा कोई दूसरा कंट्री नहीं है जिसके पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो. There is no other country in this area, in this ocean, which has such a long coastline, not but just India, and that justifies the name Indian Ocean. Indian Ocean, दुनिया का एकमात्र महासागर जिसका नाम एक देश पर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन. ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा. तो इंडिया की जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब हम कनेक्ट की बात करते हैं, हमेशा से ही वी हैव बीन अंडर रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर चाहे वो लैंड रूट्स हो या सी रूट्स हो. लैंड रूट्स ज्यादा पुराने हैं. लैंड रूट्स आर मच ओल्डर एज कंपेयर टू सी रूट्स. अक्सर हमने एक लाइन सुनी है कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, हम कहते हैं वास्को डी गामा. एक्चुअली ये गलत है. हम अक्सर कहते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, ये बिल्कुल गलत है. वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं की थी. वास्को डी गामा ने इंडिया तक पहुंचने के लिए जिस समुद्री रास्ते की जरूरत है उसकी खोज की थी. क्या वास्को डी गामा से पहले भारत को कोई नहीं जानता था? बिल्कुल जानते थे. क्या वास्को डी गामा के आने से पहले भारत का दूसरे देशों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ, साम्राज्यों के साथ कोई कनेक्शन नहीं था? बिल्कुल था. क्या वास्को डी गामा के आने से पहले इंडिया में इन्वेडर्स नहीं आ रहे थे? मुस्लिम सत्ता नहीं थी जो बाहर से आए थे? क्या आक्रांता नहीं आए थे? बिल्कुल थे. तो यह कहना गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू रीच इंडिया, हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए.
जिस समुद्री रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि वास्को डिगामा से पहले हिंदुस्तान आने के लिए जमीनी रास्ते से आ रहे थे. इन्वेडर्स वर क्रॉसिंग द माउंटेन्स, they were crossing the passes to come to India. पहाड़ों से होते हुए, रेगिस्तान से होते हुए भारत आते थे. समुद्र से होकर भी भारत पहुंच सकते हैं, इस रास्ते की खोज की वास्को डिगामा ने. ही डिस्कवर्ड द सी रूट, द मैरीटाइम रूट टू रीच इंडिया. तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं कहना है कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया. नो, ही इज नॉट टू डिस्कवर इंडिया. ही जस्ट डिस्कवर्ड अ सी रूट टू रीच इंडिया, टू रीच इंडियन मेनलैंड. ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा. तो लैंड रूट्स ज्यादा पुराने हैं, दे आर ओल्डर देन द सी रूट्स. ठीक है. इंडिया की ज्योग्राफी को अगर आप देखते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है कई बार देखने पर, और कभी कभार लगता है कि ये प्रकृति की, ईश्वर की ही कोई साजिश है कि भारत को चारों तरफ से बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजों का निर्माण कर दिया जो इंसान की बस की बात तो है नहीं. In northern India or towards the north of India, you will find the Great Himalayas. उत्तर में ग्रेटर हिमालयाज पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं. इट इज सेपरेटिंग द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम चाइना. तो नॉर्थ में है ग्रेट हिमालयाज, नॉर्थ वेस्ट में है द डेजर्ट ऑफ थार, द थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान. वेस्ट में है अरेबियन सी, अरब सागर. ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी. और दक्षिण में, साउथ में है इंडियन ओशन, हिंद महासागर. तो चारों ही दिशाओं में प्रकृति ने कुछ ऐसे निर्माण कर दिए, कुछ ऐसे नेचुरल कंस्ट्रक्शन कर दिए कि इंडियन ज्योग्राफिकल, इंडियन मेनलैंड को हर दिशा से सुरक्षित रखा जा सके. लेकिन एज हिस्ट्री सजेस्ट कि इंडियन मेनलैंड में बाहर से बहुत लोग आते रहे हैं, फिर चाहे वो इन्वेडर्स हों या ट्रेडर्स हों, मर्चेंट्स हों. और इस माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज हुआ है. इट वॉज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिकल एक्सचेंज, एक कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ है. इस पूरी दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है और बदले में लिया भी है. तो जस्ट लेट यू नो, द एंटायर वर्ल्ड हैज टेकन फ्रॉम अस द आइडियाज ऑफ रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदास, the stories of Panchtantra, knowledge of Indian numeral system, Indian mathematics, इसको वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं आजकल, Indian decimal system, even books on medicine, अष्टांग हृदयम, अष्टांग शास्त्रम, चरक संहिता, इस तरह की इंडियन मेडिसिन की किताबें लेकर गए यहां से. इवन कमोडिटीज, सामान जैसे कि स्पाइसेस, मसाले, मजलिन. मसलिन एक तरह का कपड़ा होता है जिसे हिंदी में मलमल कहते हैं, मलमल का कपड़ा. ठीक है, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो वो मलमल एक कपड़ा है, मसलिन है, जिसके बारे में यूरोपियंस अक्सर कहते थे कि इंडियन मसलिन, द फाइन इंडियन मसलिन इज लाइटर देन वोवन एयर. हवा से भी जो हल्का है वजन में, वो भारतीय मलमल का कपड़ा है, इंडियन मसलिन है. इट वॉज इन अ ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो स्पाइसेस, मसलिन, अदर कमोडिटीज एंड मर्चेंडाइज, ये सभी इंडिया से लेकर गए. और बदले में वी गॉट नॉलेज ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, द नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, like architectural knowledge like construction of domes, मीनार्स from West Asia. आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज अ डोम. इसको कहते हैं डोम. ये एक डोम है ऊपर, गुंबद, और इसे कहते हैं मीनार. ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है. दिस इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल को इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं. दिस वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं, ये वहां का है. ठीक है, तो अगर हमने दुनिया को कुछ दिया है तो बदले में लिया भी है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, एंड दिस इज अबाउट समथिंग नोन एज स्यूज कैनाल. अब इसको समझिएगा. पहले बिफोर 1869, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. बिफोर 1869 हिंदुस्तान से यूरोप जाने का कोई शॉर्टकट नहीं था, बहुत लंबा रास्ता था. आपको अगर हिंदुस्तान से यूरोप और वाइस वर्सा अगर जाना है, यू नीड टू सेल अक्रॉस द
अफ्रीका, जो जिसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। एक बार देखिएगा इसको प्लीज। अगर मुझे हिंदुस्तान से यूरोप जाना है पानी के रास्ते, तो पूरे अफ्रीका से घूम कर जाना पड़ेगा इस तरह से। ये बहुत लंबा रास्ता था, क्योंकि बीच में यहां पर कोई रास्ता नहीं था टू ग्रो फ्रॉम एशिया टू यूरोप। एशिया से यूरोप जाने का बीच में कोई रास्ता नहीं था, घूम कर जाना पड़ता था वाया द केप ऑफ गुड होप। लेकिन बाद में आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्यूज कैनाल एंड इट वाज ओपनड अप इन 1869, ये रास्ता देखिए 7000 किलोमीटर से कम हो गया ये रास्ता। जस्ट हैव अ लुक। अब अगर आपको जाना है वाया स्यूज कैनाल, आप यूरोप जा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इतना लंबा रास्ता देखिए जरा, पहले इस तरह से पूरा घूम कर जाना पड़ता था। नाउ बिकॉज ऑफ स्यूज कैनाल अब आप ऐसे जा सकते हैं कुछ इस तरह से, क्वाइट शॉर्टन अप। तो ये स्यूज कैनाल की वजह से है। दिस इज वेयर वी हैव गॉट स्यूज कैनाल। एक छोटी सी नहर है, कैनाल, स्यूज कैनाल। ईयर ध्यान रखिएगा 1869। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लीज रिमेंबर दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अब एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। द क्वेश्चन सेज, देखिएगा प्लीज, व्हाट प्रोडक्ट्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। हिंदुस्तान से दूसरे देशों तक क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर गए थे। व्हाट प्रोडक्ट्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अब आपके ऑप्शंस हैं स्पाइसेस, मसलिन, रबर, बोथ ए एंड बी। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, और एक्चुअली है भी। द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस इज इंडीड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। स्पाइसेस और मसलिन दोनों ही बिल्कुल ठीक है, स्पाइसेस एंड मसलिन। ऑलराइट, so from India to different countries in the world, spices were taken up, मसलिन कपड़ा लेकर गए थे, मलमल का कपड़ा। एक और क्वेश्चन देखिए प्लीज, अगेन ऑन स्वीज कैनाल। इन विच ईयर स्यूज कैनाल वाज ओपनड। अब आपके ऑप्शंस हैं 1857, 1859, 1869, 1875। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। चारों ऑप्शंस को देखिए। एक बहुत सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए द राइट आंसर इज 1869, है ना। आई होप आपको याद होगा। देखिए जरा 1869। तो इट वाज इन 1869 Suez Canal was opened up for use. Option C will be right. ठीक है। So now moving towards the last topic of the chapter. एक क्विक रिवीजन लेते हैं इस टॉपिक का। बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है वैसे। इंडिया एंड इट्स नेबरर्स, भारत और उसके पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश। सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी का जो भी एडिशन है, पुराना है नया है, क्योंकि अक्सर यहां पर एक गलती बच्चे कर दे रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जिनके पास एनसीईआरटी का पुराना एडिशन है उसमें कुछ और लिखा है, इसलिए प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। गलती है तो चेंज कर लीजिएगा पेन से, पेंसिल से। इंडिया में अभी देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एनसीईआरटी में 29 स्टेट्स लिखा है या किसी और कोई और बुक आप यूज कर रहे हैं जहां पर 9 यूनियन टेरिटरीज लिखा है, तो उसे प्लीज सही कर लीजिएगा, वो गलत है वहां पर। अभी के लिए एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ऑलराइट, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर यहां पर कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, देयर शुड बी 9 यूटीज, आप 8 बता रहे हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। नाउ इट इज अ सिंगल यूटी। ये दोनों यूटीज अलग अलग थी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, इनको अब जोड़कर एक ही यूटी बना दिया है। ठीक है,
इसलिए ध्यान रखिएगा। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर तेलंगाना वॉज 29th स्टेट ऑफ इंडिया, आप 28 बता रहे हैं। वो इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट। जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, ठीक है, ये भी गलती मत कीजिएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि वी हैव 28 स्टेट्स, 28 राज्य हैं, एंड 8 यूटीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अब जब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात आती है, हमें 9 कंट्रीज ध्यान रखने हैं इन टोटल, कितने, 9 नेबरिंग कंट्रीज, 9, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, कुछ इधर इस डायरेक्शन में, इंडिया के 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एडजेसेंट नेबरर्स हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एट फर्स्ट वी हैव गॉट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, देख रहे हैं। दूसरा देखिएगा प्लीज। अब अगर अपन नॉर्थ में जाते हैं, इफ यू गो इन द नॉर्थ, इस डायरेक्शन में, अब अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो वी हैव नेपाल, भूटान एंड चाइना। अगर नॉर्थ में जाएंगे ऊपर की तरफ, नेपाल, भूटान एंड चाइना, नेपाल, भूटान एंड चाइना, ये है नॉर्थ में। अब यहां पर अगर आप तिब्बत लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, वो ठीक है। चाइना टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि तिब्बत इज एक्चुअली एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। ये चाइना का ही एक हिस्सा है, लेकिन कहा जाता है कि ऑटोनॉमस है, खैर उसमें मत पढ़िए। तो तिब्बत लिखेंगे तो वो भी ठीक है, बट चाइना इज टेक्निकली मोर करेक्ट, है ना। तिब्बत अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर तिब्बत नहीं लिखा है, चाइना लिखा है। तो इन द नॉर्थ वी हैव नेपाल, भूटान एंड चाइना, ठीक है। तो 2 कंट्रीज ये हैं, 3 ये हो गए, टोटल हो गए 5। अब अगर आप ईस्ट में जाते हैं, इफ यू गो इन द ईस्ट, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर हमारे पास 2 कंट्रीज और हैं, एक बार देखिएगा। अब अगर आप देखिए, अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो वी हैव बांग्लादेश एंड वी हैव म्यांमार। बांग्लादेश है और म्यांमार इन द ईस्ट, ठीक है। टोटल हो गए 7। अब ध्यान रखिएगा, ये 7 वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ये इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री, जमीनी सरहद, ठीक है, लैंड बाउंड्री। तो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, नेपाल, भूटान एंड चाइना इन नॉर्थ, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट। टोटल हो गए 7। अभी 2 कंट्रीज बाकी, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारे पास ये 2 कंट्रीज बाकी, कौन कौन से हैं? पहला है, इफ यू गो इन द साउथ, अगर आप साउथ में जाएंगे, पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स ये साउथ में है, ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ध्यान रहेगा। कितने हो गए? द 8th वन इज श्रीलंका एंड 9th इज मालदीव्स। हो गए, सिंपल है। तो 9 कंट्रीज, ये 9 देश याद रखने हैं प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, वी हैव पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, वी हैव नेपाल, भूटान एंड चाइना। अगर आप ईस्ट में जाएंगे, वी हैव बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर आप साउथ में जाएंगे, वी हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये है टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो 7 का नाम तो यहां लिखा है, यू कैन सी दिस 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम तो यहां लिखे हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिनका लैंड बाउंड्री है इंडिया के साथ। और इन दी ओशन हमारे 2 कंट्रीज और हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब श्रीलंका के बारे में एक लाइन और है, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखिएगा, अक्सर अगर आपने मैप देखा है तो वहां पर लिखा जाता है पाक स्ट्रेट। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका देयर इज समथिंग नोन एज पाक स्ट्रेट। देखिए जरा प्लीज, पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट क्या है, ये स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट का मतलब होता है अ नैरो चैनल ऑफ सी, अ नैरो चैनल ऑफ सी। दिस इज अ स्ट्रेट, STRAIT, और इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप ध्यान से देखेंगे, देयर इज अ नैरो चैनल ऑफ सी। यहां पर है इंडिया और यहां पर है श्रीलंका, दोनों के बीच में पानी के निकलने के लिए एक संकरा रास्ता है, पतला रास्ता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। इसी स्ट्रेट के अलावा यहां पर एक चीज और भी है, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गल्फ? अक्सर आपने कहा है ना गल्फ कंट्रीज, है ना, वहां पर पर्शियन गल्फ है, हम कहते हैं ये गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ का क्या मतलब है? देखिए, गल्फ का मतलब होता है जहां पानी के तीन तरफ जमीन हो। समझिएगा, जब हम कहते हैं कि इंडिया एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जिसके तीन साइड पे पानी है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अगर पानी के तीन तरफ जमीन है, देखिए ध्यान से, ये पूरा वाटर बॉडी है, इसके तीन साइड पर जमीन है। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यू विल रियलाइज, ध्यान से देखो, ये बीच में पानी है, ये देखो ये पूरा जमीन है ना, देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है पानी को तीन तरफ से जमीन ने घेरा है, सिर्फ एक तरफ से रास्ता है। इसे कहते हैं गल्फ। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ है, इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए प्लीज इस मैप के अंदर, ऑन दिस गिवन मैप, ये है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का क्या मतलब है? अ नैरो चैनल ऑफ सी, है ना, एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है श्रीलंका, बीच में से बहुत पतला रास्ता है पानी के निकलने के लिए। और यहां पर अगर आप देखेंगे, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। वन इज पाक स्ट्रेट एंड सेकेंड थिंग इज गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, मालदीव्स के बारे में भी एक लाइन लिखी गई है कि जो मालदीव्स है, इट्स एन आइलैंड कंट्री। मालदीव्स नाम सभी ने सुना है। मालदीव्स इज एन आइलैंड कंट्री एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में जाएंगे, यू विल फाइंड मालदीव्स। ध्यान से देखिए जरा, ये रहा मालदीव्स, ये है लक्षद्वीप और ये है मालदीव्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑन दिस मैप। सो पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, प्लीज बी क्लियर ऑन दिस। चलिए, तो लेट्स रैप अप द सेशन। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांस मुझे लगता नहीं है कि हैं। इंडिया में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। प्लीज याद रखिएगा, एट प्रेजेंट ये चेंज होता है, हो सकता है आगे जाकर। आज के लिए कह सकता हूं, वी हैव 28 states and 8 union territories. The correct response, the correct option is option C. 28 states and 8 union territories. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। Which neighboring country would you reach if you sail across पाक स्ट्रेट? अगर आप हिंदुस्तान से निकलते हैं और आप पाक स्ट्रेट को क्रॉस करके जाते हैं, तो कौन से कंट्री में आप पहुंचेंगे? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। अगर आप पाक स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं, यू विल डेफिनेटली रीच श्रीलंका। दिस इज द राइट आंसर। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, जस्ट टेलिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट टू एड इन दिस, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। विद बांग्लादेश इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, लॉन्गेस्ट with Bangladesh, India has
लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है, और शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, शॉर्टेस्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि विच नेबरिंग कंट्री हैज शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर इन विद इंडिया, दैट इज अफगानिस्तान, एंड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया बांग्लादेश। ये बात आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फॉर द सेशन, इसके लिए श्रीलंका इज राइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन। तो एक्चुअली मैं आज के सेशन में, टू जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू, हमने मेजरली 5 टॉपिक्स के बारे में बात की। टू स्टार्ट विद हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, हमने देखा कि वी आर वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमने इंडिया के लोकेशन की बात की, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देखा। उसके बाद हमने साइज की बात की कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, वी आर 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन, उसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ये सब हमने बात की। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टाइम जोन, द नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमने क्वेश्चन भी किया था उसको लेकर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, तो प्लीज प्रैक्टिस इट। और इसके बाद हमने बात की इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में, जहां पे हमने देखा कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अंडर अ ग्रेट कनेक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और किस तरह से एक ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है। एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जहां पर हमने 9 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात की, स्टार्टिंग विद नॉर्थ वेस्ट, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इन द नॉर्थ नेपाल, भूटान एंड चाइना, इन द ईस्ट वी हैव बांग्लादेश एंड म्यांमार, साउथ में है श्रीलंका एंड म्यांमार, मालदीव्स, जहां पे हमने ये भी बात की कि पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। So that was all about the session. So I really hope this video was quite informative to you. आपको चैप्टर रिवाइज हुआ होगा, जो कॉन्सेप्ट्स वीक हो गए थे वो फिर से ब्रशन अप हो गए होंगे, कुछ भूल गए थे तो याद आ गया होगा। So I really hope to see you soon in the upcoming lecture of social studies. Till then, this was Shubham Gupta signing off. I'll take a leave. Have a great time. Bye bye. See you soon. Sayonara.